आज के इस वीडियो क्लास में हम क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें ये चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में भी यानी कहने का मतलब है तरंग प्रकाश की। और वेव ऑप्टिक्स में भी हमारा पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत ये पार्ट 2 चल रहा है। हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं कणिका सिद्धांत, प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ लाइट। फिर हमने पढ़े कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत क्या होता है, यानी वही न्यूटन का कणिका सिद्धांत हमने पढ़ा। और दूसरा हमारा था हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, क्योंकि न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश कण के रूप में संचरण करता है। और लेकिन न्यूटन के अनुसार सिर्फ प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की घटना की व्याख्या हो पाती है, परंतु अन्य घटना जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन इत्यादि घटना की व्याख्या नहीं हो पाती है। इस कारण से न्यूटन के कणिका सिद्धांत को मान्यता नहीं दी जा सकी। तो उसके बाद हाइगेंस आया, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत ये क्या है, इसको समझते हैं। कहता है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हाइगेंस ने 1678 में किया। तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट बना कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हाइगेंस ने किया। कब किया? 1678 में किया। और न्यूटन ने कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने कब किया था? 1675 में। यानी उसके 3 साल बाद हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। क्लियर हुआ? था। फिर कहता है हाइगेंस के अनुसार प्रकाश का संचरण तरंग गति के रूप में होता है। कहता है कि हाइगेंस के अनुसार जो प्रकाश का संचरण होता है तरंग गति के रूप में होता है। हम इसके बाद उस तरंग के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो तरंग के बाद जैसे तरंग के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देते हैं। कभी देखे होंगे कि शांत जल है, शांत जल में या कहीं तालाब के किनारे गए, जाने के बाद तालाब में एक ढेला मारते हैं, शांत रहता है, मतलब ज्यादा इधर उधर हिल नहीं रहा हो पानी। तो यह ढेला मारने के बाद देखते हैं क्या होता है कि जैसे उसमें ढेला मारते हैं तो वह गोल 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 बन जाता है। तो वो जो उस तरह से बनता है वो कहलाता है गोलाकार तरंगा। उस रूप में भी तरंग। तो ठीक उसी प्रकार हाइगेंस के अनुसार वही कहता है प्रकाश का संचरण तरंग गति के रूप में होता है, तरंग के रूप में होता है। चूंकि तरंगों की उत्पत्ति के लिए बात आया कि तरंग के रूप में होता है, लेकिन कुछ बातें और जरूरी होती है कि चूंकि तरंगों की उत्पत्ति के लिए एक द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। चूंकि तरंगों की उत्पत्ति के लिए एक द्रव्यात्मक माध्यम, एक द्रव जैसे माध्यम, एक दूसरे माध्यम की आवश्यकता होती है। चूंकि तरंगों की उत्पत्ति के लिए, क्योंकि अभी हमने आया था कि प्रकाश का संचरण तरंग गति के रूप में होता है। तो तरंग क्या है? तो चूंकि तरंगों की उत्पत्ति के लिए एक द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है, और सूर्य से पृथ्वी के वायुमंडल में, सूर्य से पृथ्वी के वायुमंडल में आने वाला प्रकाश तरंगों की उत्पत्ति एवं संचरण के लिए काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना की गई है। सूर्य से पृथ्वी के वायुमंडल में आने वाले प्रकाश तरंगों की उत्पत्ति, यानी तरंग जो उत्पन्न होता है, उत्पत्ति एवं संचरण यानी गमन करता है, एक काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना की गई है। मतलब पृथ्वी से आने, सूर्य से आने वाले प्रकाश जब पृथ्वी में पहुंचती है तो इसको आने के लिए और तरंग की उत्पत्ति के लिए एक काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना की गई। अब बात आ गया कि ईथर क्या है। ईथर क्या है? तो यहां पर देखिए काल्पनिक है, यानी वैज्ञानिकों ने माना है काल्पनिक का अर्थ होता है कि उस माध्यम शुद्ध हवा, ऐसे बोल सकते हैं कि काल्पनिक का मतलब होता है कि शुद्ध हवा या ऊपरी हवा, ताजा हवा
यानी प्रकाश जब गुजर रही है तो प्रकाश के जस्ट ऊपर जो होती है, जैसे प्रकाश यहां आई तो इसके ऊपर जो है ये ऊपरी हवा या शुद्ध हवा, ताजी हवा, वही कहलाता है ईथर। तो वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, वैज्ञानिकों ने ऐसा माना क्योंकि यहाँ काल्पनिक माध्यम किया, कल्पना किया, वैज्ञानिकों ने ऐसा माना कि ईथर सर्वव्यापी है, यानी ईथर जो है सभी जगह है। ईथर यहाँ एल्डिहाइड कीटोन ये सब ईथर नहीं है, फंक्शनल ग्रुप का ईथर नहीं है। ईथर यहाँ एक माध्यम है जो सभी जगह है, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है। और ईथर एक द्रव्यमान रहित माध्यम है, मतलब इसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मान। वही बोला कि सूर्य से पृथ्वी के वायुमंडल में आने वाले प्रकाश की उत्पत्ति और संचरण के लिए काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना की गई। और ईथर का माध्यम का, ईथर यहाँ का अर्थ है कि शुद्ध हवा, ताजा हवा या ऊपरी हवा। और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ईथर सर्वव्यापी है, यानी सभी जगह है। और ईथर एक द्रव्यमान रहित है, मतलब ईथर में कोई द्रव्यमान नहीं होता है। तो क्लियर हो गया होगा ईथर का मतलब। जिसका गुण कम घनत्व वाले प्रत्यास्थ ठोस सूत्र है, कहता है जिसका गुण जो है, ईथर का कुछ गुण है जिसका गुण कम घनत्व वाले प्रत्यास्थ। ऐसे प्रत्यास्थ का तो मतलब होता है कि जब किसी वस्तु को हम दबाते हैं, दबाने के बाद हम छोड़ देते हैं, तो वह वस्तु अगर पुनः अपनी अवस्था में आ जाए तो उसे प्रत्यास्थ कहा जाता है। प्रत्यास्थ का मतलब ऐसे होता है, जैसे हम लोग स्प्रिंग को अगर हम दबाते हैं, दबाने के बाद कुछ ही समय में छोड़ देते हैं, तो देखते हैं पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। तो प्रत्यास्थ तरह से कम घनत्व वाले प्रत्यास्थ ठोस की तरह, उसी ठोस की तरह है। हाइगेन्स का ऐसा विश्वास था कि प्रकाश तरंगें अनुदैर्घ्य, हाइगेन्स को ऐसा विश्वास था कि प्रकाश तरंगें जो अनुदैर्घ्य है यानी समांतर गुजरती है। अनुदैर्घ्य का मतलब होता है दूसरे के समांतर जाती है। परंतु बाद में यंग तथा फ्रेनेल नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध कर दिया कि प्रकाश तरंगें अनुदैर्घ्य ना होकर बल्कि अनुप्रस्थ है, यानी प्रकाश तरंगें एक दूसरे के समांतर नहीं जाती है बल्कि लंबवत जाती है, अनुप्रस्थ रूप में जाती है। इससे यह साबित होता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग गति है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत को लिखे, तब भी लिख सकते हैं आंसर। अगर आपसे पूछे कि सिद्ध करे कि प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग गति है, तब भी आप इससे पॉइंट लिख सकते हो। कुछ हमने नोट पॉइंट लिखा है कि प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ये तो कल पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। इसका मतलब होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब कि किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये किसी भी माध्यम में गमन कर सकती है, यानी आयांत्रिक तरंगें होती है। इसलिए इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा कहता तरंग सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तरंग सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझाया गया है। क्वेश्चन इस तरह से देता है, ये ऑब्जेक्टिव बना के कि तरंग सिद्धांत द्वारा इनमें से किसकी व्याख्या नहीं की जाती है। इस तरह से क्वेश्चन, तरंग सिद्धांत द्वारा इनमें से किसकी व्याख्या नहीं की जाती है, तो उसमें एक ऑप्शन रहता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो तरंग सिद्धांत द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जाती है, एकदम सेम ऑप्शन रहता है। तीसरा कहता है हवा या निर्वात में इन तरंगों की चाल, ये जो तरंग गमन करते हैं इन तरंगों की चाल क्या होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो इस तरह से हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत आपका क्लियर हो गया। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तरंगाग्र एवं किरणें, वेव फ्रंट्स एंड रेज। देखिए ये कहता है हाइगेन्स के अनुसार दीप्त स्रोत का प्रत्येक, हाइगेन्स के अनुसार दीप्त स्रोत का प्रत्येक, दीप्त स्रोत का मतलब क्या होता है? दीप्त स्रोत कहने का मतलब है कि जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करता है या जो स्वयं होता है वो दीप्त कहलाता है।
एक दीप्त होता है, एक अदीप्त कहलाता है। तो जैसे सूर्य, ये प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करता है, जलता बल्ब, तारा, ये सब प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करता है, इसलिए इसे दीप्त स्रोत कह सकते हैं। तो हाइगेन्स के अनुसार दीप्त स्रोत का प्रत्येक बिंदु, दीप्त स्रोत का मतलब जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करता है, उसका प्रत्येक बिंदु एक ऐसे स्रोत के समान कार्य करता है, एक ऐसे स्रोत के समान कार्य करता है जिससे सभी दिशाओं में संचरण होता है, जिससे सभी दिशाओं में संचरण होता है, यानी सभी दिशा में फैलता है, सभी दिशा में गमन करता है। यानी दीप्त, हाइगेन्स कहता है कि दीप्त स्रोत का जितने भी प्रत्येक बिंदु एक ऐसे स्रोत के समान कार्य करता है कि जिससे सभी दिशाओं में संचरण होता है। देखते हैं कि सूर्य का जो लाइट रहता है वहां तो एक जगह है, लेकिन ये सभी पूरे पृथ्वी पर ये फैल जाता है। कभी कभी हम देखते हैं, कभी जब हम टॉर्च जलाते हैं अंधेरे में तो देखते हैं कि जितना वहां पर होता है वो लगभग चारों तरफ क्या होता है, सभी दिशा में फैल जाता है। ये किसने कहा? हाइगेन्स का। प्रकाश के किसी बिंदुवत स्रोत से समान दूरी पर, कहता है प्रकाश के किसी बिंदुवत स्रोत जहां से निकल रही है समान दूरी पर, कुछ दूरी पर एक माध्यम से ईथर के कणों की कंपन कला समान होती है। ईथर के कणों की कंपन कला किसी बिंदुवत स्रोत, यानी हम प्रकाश के किसी बिंदुवत स्रोत से जहां से प्रकाश निकल रही है उससे समान दूरी पर ईथर के कणों की कंपन कला क्या होती है? समान होती है। अब देखिए हम लिखे हैं कि समान कला की स्थिति में रहने वाले, जो समान होती है, तो समान कला की स्थिति में रहने वाले ईथर कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगाग्र कहा जाता है। आप यहां तक छोड़ सकते हैं परिभाषा में कि तरंगाग्र क्या है। तो समान कला की स्थिति में रहने वाले ईथर कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगाग्र कहा जाता है। क्योंकि ईथर एक क्या है? काल्पनिक सतह, ऊपरी सतह, शुद्ध या ताजी हवा, क्योंकि जो उसके निकट होती है उसके लिए वही शुद्ध हुआ। प्रकाश की किरण जिससे प्रकाश के संचलन की दिशा निरूपित, यानी प्रकाश की किरण, वह प्रकाश की किरण जिससे प्रकाश के संचलन की दिशा निरूपित होती है। कि प्रकाश इधर जा रही है, हम कुछ फिगर लेंगे, तरंगाग्र के क्या होती है? लंबवत होती है। यानी प्रकाश के संचलन की दिशा हमेशा तरंगाग्र के कैसी होती है? लंबवत होती है। इस प्रकार तरंगाग्र तीन प्रकार के होते हैं, वेव फ्रंट तीन प्रकार के होते हैं। पहला गोलाकार तरंगाग्र, स्पाइरिकल वेव फ्रंट, बेलनाकार तरंगाग्र, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, और तीसरा होता है समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट। अब इस तीनों के बारे में हम फिगर से सहित जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए अब हम बारी बारी पढ़ते हैं। कहता है गोलाकार तरंगाग्र, स्पाइरिकल वेव फ्रंट्स। ये तरंगाग्र किस रूप में होते हैं? देख रहे होंगे बोर्ड पर। कहता है यदि किसी बिंदुवत स्रोत से, यानी कोई बिंदु से निकल रहा है, जैसे टॉर्च का लाइट निकलता है हमारा, किसी बिंदु से निकलता है, एक पॉइंट से निकलते, सूरज की लाइट होती है एक बिंदु से निकलती है। तो किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी, परिमित माने समान दूरी पर तरंगाग्र का आकार क्या होता है? गोलाकार। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी दे सकता है ऑब्जेक्टिव कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र का आकार कैसा होता है? तो गोलाकार होता है। इसमें देख रहे होंगे ये एस है, यस माने सोर्स हुआ, ये बिंदुवत है, यहाँ स्रोत है, यहाँ ये बिंदुवत स्रोत है, परिमित दूरी, इसके समान दूरी पर देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ लिए, चाहे यहाँ से यहाँ, चाहे यहाँ से यहाँ, तरंगाग्र कैसा बन रहा है? गोलाकार। फिर आगे बढ़ता है तो इस तरह से गोलाकार। यही ना हमने बताया था कि पानी में जब हम ढेला मारते तो एक बिंदु पर ढेला मारा जाता है, लेकिन उस समय क्या होता है? गोल 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 बन जाता है। तो उस तरह के तरंगाग्र को क्या कहा जाता है? गोलाकार तरंगाग्र। तो किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र का आकार क्या होता है? गोलाकार होता है। और ये तरंगाग्र हमेशा क्या होते हैं? लंबवत होते हैं, इसलिए लंबवत का इंडिकेट है।
दूसरा कहता है बेलनाकार तरंगाग्र। यदि स्रोत एक बारीक रेखा छिद्र हो, कहता है यदि स्रोत जहां से प्रकाश आ रही है एक बारीक रेखा अगर छिद्र से गुजर रही है, एक छिद्र से होकर पार कर रही है, तो उससे परिमित दूरी पर यानी उससे समान दूरी पर, परिमित का मतलब होता है समान दूरी पर, समान दूरी पर तरंगाग्र का आकार क्या हो? बेलनाकार। यदि स्रोत एक बारीक रेखा छिद्र हो, यह ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है। यदि स्रोत एक बारीक रेखा छिद्र हो यानी प्रकाश की किरण जो आ रही है एक छिद्र से होकर गुजर रही है, तो उससे बनने वाले परिमित दूरी पर तरंगाग्र का आकार कैसा होगा? तो बेलनाकार। इसे देख रही है बेलनाकार है। और इस बेलनाकार में क्या होता है? एक स्रोत एक छिद्र से होकर गुजरती है, बेलन। तो ये सोर्स हो गया एक बिंदु, तो इससे कुछ दूरी पर तरंगाग्र का आकार कैसा बनता है? बेलनाकार। यानी अगर एक छिद्र से गुजर रही है तो उस तरंगाग्र का आकार कैसा होता है? बेलनाकार। और तरंगाग्र क्या है? तो समान कला की स्थिति में रहने वाले ईथर कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगाग्र कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है कि समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट्स। कहता है किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर, आप जानते हैं कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र का आकार क्या होता है? गोलाकार। परंतु अनंत दूरी पर स्थित जैसे सूर्य, अभी हमने कुछ देर पहले बात किए थे कि सूर्य तो जब अनंत दूरी पर रहे, मतलब हमसे बहुत काफी अधिक दूरी पर है, जैसे सूर्य हमसे बहुत काफी अधिक दूरी पर है, तारा हमसे काफी अधिक दूरी, तो उसका जो प्रकाश से बनता है तरंगाग्र कैसा होता है? समतल। लेकिन हम अगर वैसे लाइट ले जो एक बिंदुवत हो, एक जगह से निकले लेकिन हमसे काफी कम दूरी पर है, हमसे नजदीक है, टॉर्च का लाइट, तो उस तरंगाग्र का आकार क्या होता है? गोलाकार। तो यह कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि अनंत दूरी पर जो रहता है उससे बनने वाले तरंगाग्र का आकार समतल होता है, और नजदीक रहने वाले से बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र का आकार गोलाकार होता है। तो ये लिखा किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र का आकार गोलाकार होता है, परंतु अनंत दूरी पर स्थित यानी काफी दूरी जैसे सूर्य के कारण जो तरंगाग्र का आकार कैसा होता है? समतल होता है। तो इस तरह से बनता है उसमें तरंगाग्र। इस तरह से तरंगाग्र करके बन के सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचती है। तो आज तक हम यहीं तक क्लास को रखते हैं, बाकी कल।